दोस्तों, इतिहास के कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जो विवाद के विषय रहे हैं। खास तौर पर हम जब दिल्ली के सुल्तानों की चर्चा करते हैं तो उनमें से एक ऐसा ही सुल्तान इतिहास में काफ़ी विवादास्पद रहा है और वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे कि दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, जिसको मैं तथाकथित राजधानी परिवर्तन कहूँगा। इसके अतिरिक्त सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, खुरासान अभियान किया, कराचिल अभियान किया। और जैसा कि तत्कालीन या समकालीन इतिहासकार लिखते हैं कि सारे के सारे जो अभियान थे वो असफल रहे और इससे बहुत सारी जनधन की हानि हुई। शायद यही कारण है कि उस समय के कई इतिहासकारों ने इसके विषय में अलग अलग टिप्पणियां कर दिया है। ईसामी ने जहां मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उस समय के समकालीन इतिहासकार बर्नी ने इसे विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा है। उस समय का एक दूसरा समकालीन अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जिसने पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा किया, लेकिन बाद में आगे आने वाले समय में उसने भी मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में नकारात्मक बातें लिखी। आधुनिक विद्वानों जैसे एल्फिंस्टन इत्यादि ने तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल तक कह दिया है। तो हमारा प्रश्न ये है, हमारा इशू ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से लेकर के 1351 तक दिल्ली के सुल्तान के तौर पर शासन किया, क्या वह वास्तव में अयोग्य था या फिर समकालीन इतिहासकारों की वस्तुनिष्ठता के अभाव के कारण उसे अयोग्य करार कर दिया गया या फिर उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक अयोग्य शासक था अथवा उसे अयोग्य बना दिया गया। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख सकते हैं कि हेडिंग है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक अयोग्य शासक था अथवा उसे बना दिया गया। तो आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर होगी। तमाम स्रोतों, तत्कालीन स्रोतों, कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त हम आधुनिक विद्वानों की भी चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व का परीक्षण करने का प्रयास किया और किस हद तक उसके विषय में सही मूल्यांकन किया गया और किस हद तक उसे गलत तरीके से पेश कर दिया गया। आइए चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर हम किसी भी इतिहास के व्यक्ति के विषय में, इतिहास की विषय वस्तु के विषय में या फिर इतिहास के किसी भी कालखंड के विषय में, घटना के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उस समय के जो समकालीन स्रोत हैं उनके विषय में हम जानें। समकालीन स्रोतों का मतलब कि जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक है उसी समय के जो राइटर हैं उनके विषय में हम चर्चा करें। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ व्यक्तियों के विषय में, कुछ रचनाओं के विषय में हम देख लेते हैं कि उस समय के समकालीन स्रोत क्या हैं और फिर इसके बाद हम इन्हीं के आधार पर आगे डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का द्वितीय शासक था और उसने, जैसा कि मैंने अभी कहा भी था, कि उसने 1325 से लेकर के 1351 एक लंबे समय तक शासन किया था। इसके विषय में अगर हम बात करें तो इस समय के जो समकालीन स्रोत हैं वो मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्रोत हैं, यानी लिखित साक्ष्य हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पुरातात्विक स्रोत भी हैं, जैसे कि उसके स्वयं के सिक्के जो तमाम जगहों से मिलते हैं, उसके द्वारा उत्खनित कुछ कुएं जो दिल्ली के इंद्रप्रस्थ और मेहरौली से मिलते हैं, या फिर इसी प्रकार से अगर मैं चर्चा करूं उसके कुछ अभिलेख, जैसे कि झारखंड का बरियागढ़ अभिलेख है, तो ऐसे तमाम अभिलेख मिलते हैं। तो स्रोतों के विषय में हम दो तरीके से इसको ले सकते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक, और दूसरे नंबर पर हम लिखित यानी ऐतिहासिक साक्ष्यों की चर्चा करेंगे। पुरातात्विक के बेस पर हम दो तीन बातें डिस्कस कर सकते हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के जो
सिक्के हमें विभिन्न स्थानों से मिलते हैं, वो कैसे हमारी हेल्प करेंगे ये भी हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कहा कि बरिहागढ़ अभिलेख जो झारखंड से प्राप्त होता है, ये होता है। इसी प्रकार से कुछ कुएं प्राप्त होते हैं, और ये कुएं इंद्रप्रस्थ और साथ में अगर देखा जाए इंद्रप्रस्थ, इसके अतिरिक्त मेहरौली से हमें प्राप्त होते हैं। तो हम इनकी भी मदद लेंगे अपने विषय वस्तु पर चर्चा करने के संदर्भ में। लेकिन हमारे लिए अगर देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं वो रिटेन रिकॉर्ड्स ही हैं। और जब हम रिटेन रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे रिटेन रिकॉर्ड हैं, लेकिन जो उस समय के एप्रोप्रिएट रिटेन रिकॉर्ड्स हैं, जो उस समय के बिल्कुल लिखित साक्ष्य हैं, उनकी हम खास तौर पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। इब्न बतूता के जो समकालीन एक तरह से राइटर थे, लेखक थे, उनमें से कई लेखकों का नाम हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बर्नी की चर्चा कर सकते हैं, जियाउद्दीन बर्नी। इसके अतिरिक्त हम बात कर सकते हैं इब्न बतूता की। इसके अतिरिक्त हम बात कर सकते हैं ईसामी की। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं अहमद यादगार की, या फिर और भी कुछ व्यक्तियों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एक और शख्स की जिसका नाम था शम्स सिराज अफीफ। उसका नाम था शम्स सिराज अफीफ। आइए इनके जो वृत्तांत हैं उन पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम बर्नी की चर्चा करते हैं। बर्नी ने 2 किताबें लिखी थी। एक का नाम है, जिसके कारण वो बहुत पॉपुलर हुआ, तारीख है फिरोज शाही। बर्नी की एक दूसरी रचना भी है जो उतनी पॉपुलर तो नहीं हुई, लेकिन जिसके माध्यम से बर्नी का जो दृष्टिकोण है या फिर जो उसका धार्मिक कट्टरपन है वो कहीं ना कहीं उभर करके सामने आ जाता है, और उसका नाम है फतवा ए जहांदारी। तो ये बर्नी की दूसरी रचना है। जहां तक इब्न बतूता का प्रश्न है, देखिए बर्नी के विषय में अगर मैं बात करूं, बर्नी का जन्म यहीं भारत में ही हुआ था और बलवन के समय में इसका जन्म हुआ था। बर्नी उन लोगों में से है जिसको राज परिवारों का बहुत बेहतरीन प्रश्रय प्राप्त हुआ था। अगर आपको ध्यान हो, अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसका एक बहुत बेस्ट फ्रेंड था अलाउल मुल्क, जो दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था। तो ये जो बर्नी था ये अलाउल मुल्क का एक तरह से कहा जाए भतीजा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक इसने तमाम चीज़ें अपने नज़रों से देखा था और उन्हीं आधार पर इसने विवरण लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी एक लंबे समय तक ये काजी जैसे पद पर रहा, यानी न्यायाधीश के पद पर था दिल्ली के। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक से इसका विरोधाभास हुआ और अंतोगत्वा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे उसके पद से तो हटा ही दिया, उसकी सारी संपत्ति छीन लेने का आदेश भी दे दिया। और ऐसी स्थिति में जब संपत्ति छीन लेने का आदेश दे दिया गया तो नेचुरल सी बात है कि वो बर्नी जो इतना आलीशान जिंदगी बिता रहा था वो दर बदर भटकने लगा। तो नेचुरल सी बात है कि जब वो लेखनी करेगा तो कहीं ना कहीं से उसकी लेखनी में वस्तुनिष्ठता का अभाव हो जाएगा, इस्नाद की शैली कहीं ना कहीं प्रभावी हो जाएगी। तो इस तरह से बर्नी के विषय में ये बातें। बाद में चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने इसे प्रश्रय दिया, इसलिए उसने फिरोज शाह तुगलक के नाम पर ही अपनी पुस्तक का नाम तारीख है फिरोज शाही रखा। और अगर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक को आगे चल करके उसने सबसे दिल्ली सुल्तान का सबसे बेहतरीन सुल्तनत का सबसे बेहतरीन सुल्तान घोषित किया। खैर, अब बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता मोरक्को यानी तांजीर का निवासी था। भारत भ्रमण करते हुए एक तरह से विश्व का भ्रमण करते हुए वो भारत की ओर रवाना हुआ था। और अगर देखा जाए तो सितंबर 1333 में वो भारत के सिंध क्षेत्र में आया था। बाद में मार्च 1334 में वो भारत में दिल्ली दरबार पहुंचा था। तो दिल्ली के दरबार में वो 1334 में पहुंचा था
और यहाँ पर जब वो पहुँचता है तो दिल्ली के दरबार यानी दिल्ली के दरबार का वर्णन करता है, बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो दरबार है वो किस प्रकार से सूफी संतों, विद्वानों, उलमाओं से भरा पूरा है। यहाँ तक कि वो ये भी चर्चा करता है कि उसका जो भवन है, राजभवन है, वो इतना सुंदर बना हुआ है कि जब उसमें सूर्य की किरणें गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ सोना बिखर गया है। दोस्तों, मैं ये बातें इसलिए भी बता रहा हूं चूंकि इनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। खैर, इब्न बतूता जब भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजाश्रय प्रदान किया। चूंकि अब तक बरनी को उसके पद से, काजी उल कुजात के पद से हटा दिया गया था, और ऐसी कंडीशन में नेचुरली उसने इब्न बतूता को काजी जैसा एक महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिया। लगभग 8 वर्षों तक दिल्ली के काजी के पद पर वो आसीन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक से इसकी भी कंट्रोवर्सी हुई, और ऐसी कंडीशन में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे एक तरह से कहा जाए जेल में डलवा दिया। जेल में जाने के बाद इसने बड़े अनुनय विनय किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि क्या तुम हमारे राजदूत के रूप में चाइना जा सकते हो? उसने कहा जा सकता हूँ, और अंतोगत्वा इसे मुक्त किया गया। तो चीन जाने के बाद उसने जो भारत का वृत्तांत लिखा, उस वृत्तांत को एक तरह से कहा जाए उसी का नाम पड़ जाता है रेहला। एक्चुअल में दोस्तों इब्न बतूता की जो मूल रचना है वो रेहला नहीं है, इसका नाम है तुहफतुन नजार। समझिएगा इसकी रचना का क्या नाम है, तुहफतुन नजार फी राराइवल, तुहफतुन नजार फी राराइवल अमसार, और फिर इसी के बाद दूसरी लाइन आती है अजाइवल असफार, अजाइवल अशफार। ये एक्चुअल में किताब का पूरा नाम है। तो अगर देखा जाए तो इब्न बतूता जब भारत से गया तो जिस समय भारत आया था उस समय भी किताब ये लिख रहा था, तो बहुत सारा वृत्तांत इसमें समाहित है। बाद में चूंकि जब यहाँ से पहुँचा काफ़ी थका हुआ था, तमाम रोगों ने उसे घेर लिया, और ऐसी कंडीशन में इसका अपना एक शिष्य था जिसका नाम था इब्न जुज्जी, इब्न जुज्जी नाम था। इब्न जुज्जी नामक जो शिष्य था उसने बाद में जो इब्न जुज्जी को उसने अपनी तमाम यात्राओं के विषय में बताया, उसके साथ जो घटनाएं घटित हुई उन्हें बताया, और इसी इब्न जुज्जी ने उसके अधूरे लेखनी को यानी अधूरे लिखित कार्य को पूर्ण किया, और अंतोगत्वा रेहला के नाम से एक तरह से कहा जाए एक पुस्तक का संपादन करवाया। तो रेहला का एक्चुअल जो नाम है जिसे स्वयं एक तरह से इब्न बतूता ने लिखा था वो ये है, लेकिन बाद में उसके शिष्य इब्न जुज्जी ने इसे कंप्लीट किया और इसको पब्लिश करवाया, तो ये रेहला के नाम से विश्व में मशहूर हुई। खैर, तो ये बातें करते हैं। अब आइए जरा एक दूसरी चर्चा कर लेते हैं। फिर जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक तीसरा राइटर है जिसका नाम है इसामी। इसामी कौन है? इसामी अगर देखा जाए तो इसने एक रचना रची थी जिसका नाम था फुतुहुस सलातीन। फुतुहुस सलातीन ये इसकी रचना है। दोस्तों, इसामी के विषय में भी पहले चर्चा कर लेते हैं। इसामी एक्चुअल में वो शख्स है जिस समय दक्षिण भारतीय अभियान के लिए प्रेरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उस समय जो इसामी के बाबा थे वो इसामी के पिता, ये सब के सब दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान किए थे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बात किया जाए तो रास्ते में ही जब इसामी छोटा सा बच्चा था, उसके बाबा की एक तरह से कहा जाए डेथ हो जाती है। इसामी अपने बाबा से बहुत प्रेम करता था, और इसलिए उसके दिमाग में ये बस गया कि मेरे बाबा का हत्यारा कोई अगर है तो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये भी है कि आगे चल कर के जब बहमनी राज्य की स्थापना हुई, तो बहमनी राज्य की स्थापना के समय जो पहला शासक था अलाउद्दीन बहमन शाह, उस अलाउद्दीन बहमन शाह के राज्य में ये इसामी संरक्षण प्राप्त किया हुआ था। अब अगर बहमनी राज्य को देखा जाए तो ये नेचुरल सी बात है, विरोधी राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो एक विरोधी राज्य में रहने वाला राइटर इसामी
नेचुरल सी बात है, क्या लिख सकता है बताने की जरूरत नहीं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो अफीफ हैं, शमसेर सिराज अफीफ। शमसेर सिराज अफीफ अगर देखा जाए तो ये बेसिकली फिरोज शाह तुगलक का एक बाल सखा हुआ करता था, और इस दौरान जब एक तरह से जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसने भी किताब लिखना चालू किया, और इसकी पुस्तक का भी नाम है तारीख है फिरोज शाही। तारीख है फिरोज शाही। तो याद रखिएगा कि तारीख है फिरोज शाही नाम की दो रचनाएं हैं। एक तारीख है फिरोज शाही बरनी की है, और दूसरी तारीख है फिरोज शाही किसकी है? शमसेर सिराज अफीफ की है, जिसने एक तरह से कहा जाए फिरोज शाह के शासनकाल में इसको कंप्लीट किया था। तो ये सारी चीजें, जहां तक सारी मैंने यहाँ पर अहमद यादगार लिखा है, यहाँ पर आइन उल मुल्क मुल्तानी होगा, तो यहाँ पर एक और जोड़ सकते हैं, आइन उल मुल्क मुल्तानी की रचना। इसने 130-33 पत्रों का संकलन किया था, और इंसा ए माहरू नामक पुस्तक इसने पब्लिश करवाई थी। इंसा ए माहरू नामक पुस्तक पब्लिश करवाई थी। तो मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें आपको दिखा देना चाहता हूं कि हम किन किन सोर्सेस का यूज़ करने वाले हैं, आप ज़रा देख सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में उसके सिक्के, फिर बरिहागढ़ अभिलेख, जो इंद्रप्रस्थ और मेहरौली से कुएं प्राप्त हुए, वो सारी चीज़ें। इसके बाद फिर जब हम बात करते हैं रिटन रिकॉर्ड्स पर, तो बरनी, इब्न बतूता, इसामी, और इसके अतिरिक्त अफीफ, आइन उल मुल्क मुल्तानी। तो ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में लिखा है। अब आइए कैसे पढ़ा जाए मोहम्मद बिन तुगलक को, तो ओवरऑल हम जरा जानने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों का टॉपिक है कि क्या वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक एक अयोग्य शासक था, तो नेचुरल सी बात है कि अगर इसकी योजनाओं को देखा जाए, जैसा कि मैंने अभी लिखा था कि वास्तव में क्या यह अयोग्य शासक था, यहां से हमारा क्वेश्चन प्रारंभ होता है कि क्या वास्तव में क्या अयोग्य था। तो नेचुरल सी बात है, जैसा कि मैंने कहा, इसकी जो विभिन्न योजनाएं हैं, इन योजनाओं को अगर देखा जाए, जैसे कि दोआब में कर वृद्धि, फिर जैसे कि तथाकथित राजधानी परिवर्तन, या फिर सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन, या फिर खुरासान अभियान, कराची अभियान, इन सभी को अगर हम गौर से देखें, नेचुरल सी बात है, जैसा कि विद्वान लिखते हैं, ये सारी की सारी स्कीम अपने आप में असफल हो जाती हैं। केवल असफल ही नहीं होती हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा जन प्लस धन दोनों का नुकसान होता है, और इसी आधार पर इसे एक अयोग्य शासक, एक पागल विरोधी तत्वों का मिश्रण, या फिर एक तरह से ऐसे तमाम तत्वों से विभूषित कर दिया गया। खैर, क्वेश्चन ये बनता है कि अब इसका परीक्षण कैसे किया जाए। परीक्षण करने के लिए दो आधार हैं। अगर हम देखना चाहें कि क्या वास्तव में ये अयोग्य था, क्या उसकी सारी स्कीम वास्तव में असफल थी, क्या उसकी योजनाएं अदूरदर्शितापूर्ण थी, तो इनको समझने के लिए एक काम ये हो सकता है कि हम किसी एक योजना को ले लें और उस योजना के विषय में समझें, इतिहासकारों ने क्या क्या बताया इसको समझें, और इसके बाद हम थोड़ा सा ये भी देखें कि वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक की एक्चुअल में पर्सनालिटी क्या थी, ये भी जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या अयोग्य था, इसका परीक्षण करने के लिए हमारे पास दो आधार आते हैं। एक आधार ये है कि अयोग्य था, इसका परीक्षण करने चल रहे हैं हम लोग, तो परीक्षण कैसे करेंगे। देखिए, इसका परीक्षण दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो यह है
कि उसकी जो पर्सनालिटी है या जो उसका व्यक्तित्व है या फिर जो उसके अन्य कार्य हैं, इसका ओवरऑल व्यू ले लिया जाए। और दूसरा जो उसकी योजना है, किसी एक योजना का अध्ययन कर लिया जाए और इसके माध्यम से समझने का प्रयास कर लिया जाए। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम पर्सनालिटी पर बात कर लेते हैं। जैसा कि तमाम विद्वानों के मतों के आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक की पर्सनालिटी के विषय में बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। कॉमन से फैक्टर हैं, तब फिर इस पर योजना पर आते हैं डिटेल में, ठीक है ना। देखिए, अगर हम व्यक्तित्व को लेकर चलें, मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व को लेकर चलें, तो आपने नकारात्मक तो बहुत सारी चीजें देख लिया, नकारात्मक, लेकिन अब जरा उसके जो पॉजिटिव वर्क हैं वो भी देख लीजिए। नकारात्मक में तो वही सारी बातें हैं। नकारात्मक में अगर हम देखना चाहें तो इतिहासकारों के जो मत हैं वो हो गए, और दूसरा इतिहासकारों के व्याख्याओं के आधार पर ही योजनाओं की असफलता, ये हो गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ उसके पॉजिटिव चीजें भी हैं जो दिखाई पड़ रही हैं। वो पॉजिटिव चीजें क्या हैं, जरा हम इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम मोहम्मद बिन तुगलक के सकारात्मक तत्वों पर चर्चा करना चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको यहां पर मेंशन किया जा सकता है। जैसे आइए देखा जाए कुछ। जैसे पहले नंबर पर अगर मैं लेना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि वह पहला ऐसा मध्यकालीन व्यक्ति था जिसने योग्यता को आधार बनाया और योग्यता के आधार पर ही प्रशासनिक पदों का आवंटन किया। प्रशासनिक पदों में उसने पूर्ण रूप से योग्यता को प्रश्रय दिया, और यहां तक कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें उसने हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच में कोई भी भेद नहीं किया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सिंध का जो गवर्नर था वो एक हिंदू था। इसके मंत्रिमंडल में कई ऐसे लोग थे जो हिंदू थे, या फिर एक तरह से कहा जाए और भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर कि इसने हिंदुओं को जो योग्य थे उनको अपॉइंटेड किया। इनमें कई लोगों का नाम आता है, जैसे रतन सेन है या रतन है, या फिर एक तरह से कहा जाए बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम आता है जिसको इसने अपॉइंटेड किया। तो उसने योग्यता को आधार बनाया और योग्यता के आधार पर ही एक तरह से पदों पर अपॉइंटेड किया। दूसरी बात, रूढ़िगत विचारों से रहित था। विचारों से प्रारंभिक दौर पर रहित प्रतीत होता है। कैसे देखा जाए जरा। ये ऐसा शख्स है जिसने एक तरह से उलमा वर्ग को भी न्याय की परिधि में लाया। उलमा वर्ग कौन था? उलमा वर्ग एक ऐसा वर्ग हुआ करता था जो धार्मिक वर्ग था दिल्ली सल्तनत का। और याद रखिएगा, इस्लाम में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मोहम्मद साहब के पास दो चीजें थीं, दो एलिमेंट्स थे, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। धर्म के माध्यम से राजनीति को प्रोत्साहन देते थे और राजनीति के माध्यम से धर्म को प्रोत्साहन देते थे। आगे चलकर के जो उनके उत्तराधिकारी खलीफा हुए, उनके पास भी ये दोनों ही धार्मिक और राजनीतिक अधिकार थे। लेकिन कालांतर में खलीफा के समकक्ष कोई दूसरा व्यक्ति तैयार न हो पाए, इसलिए जिन लोगों को उन्होंने सनद प्रदान किया वो सुल्तान कहलाए, और इन सुल्तानों के पास धार्मिक अधिकार न हो इसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। तो इसके लिए उन्होंने दो वर्ग जनरेट किए। एक उमरा वर्ग कहलाता था जो राजनीतिक एक तरह से जिसके पास अधिकार होते थे, जिनमें स्वयं सुल्तान, मंत्री ये सब आते थे, और दूसरा उलमा वर्ग जिसमें काजी या फिर सद्र ऐसे तमाम लोग आते थे जो धर्म से संबंधित होते थे। उलमा वर्ग हमेशा एक तरह से कहा जाए शरीयत के अकॉर्डिंग पूरे दिल्ली के सुल्तनत को चलाने का प्रयास करता था। तो ये पहला ऐसा शख्स था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने एक तरह से उलमा वर्ग को भी न्याय की परिधि में ला करके खड़ा कर दिया। तो पहला पॉइंट तो ये आपका बनता है। दूसरी बात, ये पहला ऐसा शख्स है जिसने खलीफा की वैधता लेने से मना कर दिया।
खलीफा की वैधता लेने से मना कर दिया और एक सॉवरेन कंट्री के तौर पर इंडिया को देखने का प्रयास किया। याद रखिएगा, जनरली ये कहा जाता है कि ये उसका रूढ़िगत विचार था, बट ये रूढ़िगत विचार नहीं था। अगर हकीकत में देखा जाए तो 1258 में जब हलाकू ने अब्बासी खलीफाओं के ऊपर अटैक किया, उसके बाद खलीफत पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो गई और इस समय खलीफा कोई था ही नहीं। मिस्र के शासक अपने आप को खलीफा बता रहे थे, जो बगदाद के थे वो अपने आप को बता रहे थे। तो कहने का मतलब है कि एक कोई खलीफा नहीं रह गया, तो ऐसी कंडीशन में मोहम्मद बिन तुगलक क्यों किसी की अधीनता स्वीकार करता? तो ये एक तरह से इसका लॉजिकल इशू था। दूसरी बात, अगर हम इसके विदेश नीति को देखें तो नेचुरल सी बात है, इसकी जो विदेश नीति थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी और अगर देखा जाए तो तमाम देशों के साथ उसके बेहतरीन संबंध थे। कोई ऐसा शायद महत्वपूर्ण देश नहीं रहा होगा जिसके साथ इसके अच्छे संबंध नहीं थे, चाहे वो मिस्र हो, सीरिया हो, इराक हो, ख्वारिज्म हो या फिर ऐसे चाइना हो। इन तमाम देशों के राजदूत इसके दरबार में रहते थे और ये उसकी एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो विदेश नीति इसकी क्या थी? अच्छी थी। दूसरी बात, धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा शख्स था जिसने सहिष्णुता का पालन किया। अभी आपने देखा ही है कि उसने बहुत सारी स्कीम्स चलाई थी। जैसे अगर धार्मिक सहिष्णुता की हम चर्चा करें तो कई चीज़ें इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए ये पहला ऐसा शख्स था जिसने अपने दरबार में संगीत को महत्व दिया। लगभग इसके दरबार में 1200 म्यूजिशियन रहते थे। आपको पता ही होगा कि इस्लामिक शरीयत में म्यूज़िक पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, यानी प्रतिबंधित है। तो ये सारी चीज़ें शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। दूसरी बात क्या है, पहला ऐसा शख्स था जो हिंदुओं के साथ होली खेलता था। होली खेलने वाला मध्यकाल का ये एक तरह से कहा जाए पहला शख्स है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि इस्लामिक शरीयत से उसका बहुत लेना देना नहीं था। फिर दूसरी बात आप देखिएगा कि कई ऐसे एक तरह से जैन संत थे जिनके साथ इसके बेहतरीन संबंध थे। अगर उस समय के कुछ जैन संतों की मैं चर्चा करूं, जैसे कि अगर देखा जाए कुछ जैन संतों के नाम लेते हैं, जैसे कि जैन संतों के विषय में अगर हम बात करें तो जिन प्रभु सूरी हो गए, ठीक, जिन प्रभु सूरी। इसी तरह से अगर हम बात करें तो कुल शेखर हो गए, या फिर और भी तमाम ऐसे लोग थे जिनके साथ इनके संबंध मधुर थे। ये केवल जैन संतों से अच्छे संबंध ही नहीं रखता था, डिबेट करता था, रिलीजियस डिबेट करता था, रात रात भर वार्तालाप करता था। और ये शायद ये बात कट्टर उलमा वर्ग को अच्छी नहीं लगती थी और वह उसका विरोधी बनता जा रहा था। एक तरफ तो ये चीजें हैं। याद रखिएगा कि अगर देखा जाए गुजरात में भावनगर पड़ता है और भावनगर में अगर कहा जाए तो शत्रुंजय गिरी पड़ती है। शत्रुंजय गिरी पर ही एक जगह है पालिताना। तो यहाँ पर पालिताना नामक एक टेम्पल था, मंदिर था। इस मंदिर में वो अक्सर जाया करता था। एक्चुअल में ये एक जैन टेम्पल था। नेचुरल सी बात है, एक मुसलमान का एक जैन मंदिर में जाना, उलमा वर्ग इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर इसी तरह से और भी हम आगे की चर्चा करें तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम बता सकते हैं। जैसे बरियागढ़ अभिलेख, जिसके विषय में मैंने चर्चा किया, बरियागढ़ अभिलेख बताता है कि वो पहला ऐसा शख्स था जिसने गौ मठों की स्थापना किया। इसी तरह से वो पहला ऐसा शख्स था जिसने जैन संतों को लगभग हजारों गायें दान में दिया था। बहुत सारे गौ मठों को इसने स्थापित करवाया और इतना ही नहीं, बहुत सारे हिंदू संतों को इसने बहुत सारी चीज़ें दान में दिया। तो ये अपने आप में ये चीज़ें बताती हैं कि नेचुरल तौर पर ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसी तरह से अगर हम कुछ और बातें करें, जैसे कि कुछ एक दो मुद्दों पर और हम ले लेते हैं। ललित कलाओं का शौकीन था। एजुकेशन पर उसने विशेष फोकस किया। वो स्वयं एजुकेटेड पर्सन था और अगर देखा जाए तो उसकी अपनी एक लाइब्रेरी थी जिसका वो बड़ा शौकीन था। उसने एक लाइब्रेरी स्टेब्लिश करवाई थी। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो दिल्ली में उसने एक विद्यालय स्थापित करवाया था जिसमें विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी।
तो एजुकेशन के प्रति उसका बेहतरीन, अगर उसके प्रोग्रेसिव माइंडसेट को देखा जाए, आप देखिए अगर उसका माइंडसेट देखा जाए तो उसका माइंडसेट प्रगतिवादी था, प्रगतिवादी था। कैसे बता सकते हैं? उसने सती प्रथा जैसी प्रथाओं को बैन लगाया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो इन तमाम आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि अगर वह केवल पागल होता तो नेचुरल सी बात है, ये सामान्य बातें नहीं हैं। अगर देखा जाए तो शायद इसके व्यक्तित्व का परीक्षण किसी और तौर पर किया गया। लेकिन अब आइए हम मेन मुद्दे पर आते हैं, किसी एक योजना पर डिस्कशन कर लेते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि उसको किस तरीके से दर्शाने का प्रयास किया गया। तो आइए एक योजना, जैसा कि हम लोग शुरू में ही लेकर के चल रहे थे, तो एक स्कीम ले लेते हैं, ठीक है ना। और स्कीम के अंतर्गत हम ले लेते हैं राजधानी परिवर्तन, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कैसे परीक्षण करेंगे, परीक्षण के लिए मैंने बताया था कि एक व्यक्तित्व और दूसरा योजना है। व्यक्तित्व का परीक्षण हम लोग कर चुके हैं। अब आइए योजनाओं में से एक योजना ले लेते हैं और हम लोग ले लेते हैं किसको? राजधानी परिवर्तन को, ठीक है ना। कैपिटल ट्रांसफर, राजधानी परिवर्तन। तो आइए जरा चर्चा किया जाए। जब हम हमारी स्कीम है राजधानी परिवर्तन, कैपिटल ट्रांसफर, ठीक। पहली बात तो यह है कि राजधानी परिवर्तन कब की गई, ठीक। कब से कब तक थी, क्यों की गई, कैसे की गई, यानी जो घटनाक्रम है वो क्या है, इसका रिजल्ट क्या रहा, और इस रिजल्ट के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व को किस तरीके से दर्शाने का प्रयास किया गया। जहां तक कब का प्रश्न है, तो अगर हम समकालीन स्रोतों पर गौर करें, अनुमानित तौर पर एक तिथि निकल करके सामने आती है कि संभवतः यह राजधानी परिवर्तन 1326-27 में किया गया और एक लंबे समय तक दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी शिफ्ट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि एक लॉन्ग पीरियड के बाद लगभग 1335 से लेकर के 1337 के बीच में इस राजधानी को फिर से दिल्ली लाने का आदेश दे दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम उस समय के तमाम राइटर्स, लेखकों के माध्यम से चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस अंतराल में, यानी 1327 से 1335 के मध्य जिस तरीके से राइटर लिखते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस समय राजधानी दिल्ली नहीं थी, दिल्ली नहीं थी। याद रखिएगा, हम इसका परीक्षण करने चल रहे हैं, ये फाइनल एक डिसीजन नहीं कि दिल्ली राजधानी नहीं थी। बट जैसा कि बर्नी, इसामी, इब्न बतूता सब लिखते हैं कि दिल्ली राजधानी इस दौरान नहीं थी, उस आधार पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खैर, अब प्रश्न ये उठता है कि राजधानी परिवर्तन कहां से कहां तक किया गया, ठीक है ना, यानी कहां से कहां तक किया गया। तो दो चीजें और देख लेते हैं। हमने यहां पर कब देखा था, एक दूसरा इशू देख लेते हैं। राजधानी परिवर्तन कहां से कहां किया गया, तो इसकी शिफ्टिंग हुई दिल्ली से कहां, दौलताबाद में की गई। दौलताबाद का जो पुराना नाम था वो देवगिरी था, यानी देवताओं की पहाड़ी। और जब अगर आपको याद हो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में राजा रामचंद्र देव यहाँ के शासक हुआ करते थे, तो इसका नाम देवगिरी ही हुआ करता था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाद में इसका नाम खिजराबाद भी पड़ा और जिस समय की हम चर्चा कर रहे हैं इसका नाम दौलताबाद पड़ा। तो बेसिकली राजधानी कहाँ से कहाँ शिफ्ट की गई, दिल्ली से दौलताबाद। तो इसामी, बरनी, फिर इब्न बतूता, ये तीनों ही लिखते हैं कि दरअसल इस दौरान बीच में, यानी राजधानी को दिल्ली से खाली कर दिया गया, दौलताबाद राजधानी बना दिया गया, और इस दौरान यानी 1327 से 35 के मध्य राजधानी दिल्ली थी ही नहीं, ये कह रहे हैं। अच्छा,
अब अगला हमारा इशू ये है कि राजधानी परिवर्तन आखिर किया क्यों गया। अब इसको लेकर के बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, आइए जरा देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा इशू है वो ये है कि राजधानी परिवर्तन क्यों किया गया। थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हम लोग अवेयर हो जाते हैं और देख लेते हैं कि वास्तव में ये है कहाँ पर। ठीक, ये देखिए देखिए ये दिल्ली है और दिल्ली से दौलताबाद यानी यहां पर राजधानी शिफ्ट की गई थी। इसी तरह से अगर आप दूसरे मानचित्र में भी देखें तो वही चीज है, दिल्ली से दौलताबाद यहां पर राजधानी शिफ्ट की गई थी। तो जैसा कि कहा जाता है कि इस दौरान दिल्ली राजधानी नहीं थी, दौलताबाद राजधानी हो चुकी थी। अब देखिएगा इसके पीछे जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स बताए जाते हैं। क्या फैक्टर बताए जाते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले यह कहा जाता है कि राजधानी परिवर्तन आखिर क्यों की गई, इसके पीछे अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं। हम इन स्टेटमेंट को लेते हुए इनका परीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम बर्नी की ही चर्चा कर लेते हैं। बर्नी क्या कहता है? बर्नी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज्य था वो काफी विस्तृत था और दिल्ली से शासन कर पाना शासन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए राजधानी की शिफ्टिंग कर दी गई, दौलताबाद कर दिया गया। लेकिन आप अगर देखिए, अगर इस दृष्टिकोण से हम बात करें तो ये देखिए, अगर दिल्ली से दौलताबाद को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो फिर यह कहना कि दौलताबाद से हम दिल्ली को कंट्रोल कर लेंगे कैसे संभव है? बर्नी कहता है कि गुजरात, ये देवगिरी मध्य में था, इसके माध्यम से गुजरात, माबर और इन तमाम क्षेत्रों पर कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन यह सच है कि अगर दिल्ली से दौलताबाद और दक्षिण भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत को भी कंट्रोल करना आसान नहीं था। तो ये जो कारण है बहुत एक तरह से लॉजिकल नहीं प्रतीत होता है। अब आइए दूसरी बात करते हैं। अगला शख्स है इब्न बतूता, जिसने लिखा है, क्या लिखता है? कहता है राजधानी परिवर्तन क्यों किया गया। इब्न बतूता ने कुछ एक हास्यास्पद बात लिखी है। वो लिखता है कि जो दिल्ली के लोग थे वो मोहम्मद बिन तुगलक से बड़ी नफरत करते थे। तो वो करते क्या थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के घर में कागज पर गालियां लिखते थे, भद्दे शब्द लिखते थे, उसको लपेट करके और एक तरह से ढेले में लपेट करके और उसके दरबार में, उसके महल में फेंकते थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक उनको देखता था तो बहुत चिढ़ जाता था। एक दिन वो इतना चिढ़ गया कि उसने ये फैसला ले लिया कि मैं पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दूंगा और मैं दिल्ली में किसी को रहने ही नहीं दूंगा। तो उसने आदेश दे दिया कि दिल्ली को खाली कर दो। तो यानी इब्न बतूता के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये कहता है कि गालियों भरे जो पत्र हैं इसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को वीरान करने का फैसला ले लिया। अब एक बात बताइएगा जरा कि वो यहां तक लिखता है कि सारे लोगों के घरों को खरीदा गया, घरों को खरीद करके उनका जो मुआवजा था वो दिया गया और लोगों को कहा गया कि जल्दी से जल्दी दिल्ली खाली करें और दौलताबाद चले जाएं। अब आप एक बात बताइए, दो चीजें हो सकती हैं। अगर दंडात्मक व्यवस्था है तो दंड के साथ कभी भी एक तरह से कहा जाए उपहार या फिर पुरस्कार या फिर एक तरह से आपका जो आपकी वस्तु है उसका कास्ट आपको नहीं दिया जा सकता है। यानी दंड के साथ पुरस्कार, जैसा कि वो लिखता है, स्वयं लिख रहा है इब्न बतूता कि जब दौलताबाद लोग पहुंचे तो वहां उन्हें फ्री में घर दिए गए, वहां उन्हें और तमाम सुविधाएं प्रदान की गई, भोजन दिए गए। तो ये तमाम बातें इब्न बतूता जो लिख रहा है, मतलब एक तरफ तो कहता है कि दंड देने के लिए किया गया, दूसरी तरफ कह रहा है कि जब लोग गए तो वहां खाना दिया गया, भोजन दिया गया। और अगर हम
कुछ और बातों पर चर्चा करें कि जिस प्रकार से उसने स्कीम किया था, इस आधार पर दंड के साथ पुरस्कार की संभावना या गुंजाइश तो नहीं है, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरह से फ्लॉप हो जाता है। इसामी की चलिए चर्चा कर लेते हैं। इसामी ने भी लगभग ऐसा ही लिखा है। इसामी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बदगुमान शासक था। उसने लोगों को दंडित करने के लिए दिल्ली से खाली करने का आदेश दिया और उन्हें कहा कि आप राजधानी छोड़ करके दौलताबाद चले जाइए। तो एक तरह से कहा जाए, इसामी का भी वर्णन लगभग इन्हीं पद्धतियों पर आधारित है। आधुनिक विद्वानों जैसा कि इरफान हबीब कहते हैं कि वास्तव में वह साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को इस्लामिक संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था, इस्लामिक संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था और इसलिए उसने ऐसा किया। एक आधुनिक विद्वान और हैं जिनका नाम है गॉर्डन ब्राउन। गॉर्डन ब्राउन ने लिखा है कि एक्चुअल में मंगोलों से बचने के लिए, मंगोलों के भय से बचने के लिए उसने राजधानी को शिफ्ट किया दौलताबाद, ताकि बचाया जा सके राज्य को। लेकिन आधुनिक विद्वानों डॉक्टर के निजामी ने लिखा है, वो लिखते हैं कि दरअसल वास्तव में सारे लोगों को जाने का आदेश नहीं दिया गया, बल्कि अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को कहा गया, जिसमें खास तौर पर उलमा वर्ग के लोग थे, कुछ उमरा वर्ग के लोग थे, और ऐसा भी नहीं किया गया कि अचानक खाली कर दिया गया। डॉक्टर के निजामी ने बाकायदा पूरा वर्णन दिया है। उस वर्णन में वो लिखते हैं, कहते हैं कि देखिए, पहली बात, जो दिल्ली से दौलताबाद जब जाने की बात आई तो ऐसा नहीं था कि अचानक किया गया हो, बल्कि ये कई शिफ्टिंग में किया गया, कई शिफ्ट में किया गया, और इसके लिए 2 साल पहले से ही स्कीम बनाई जा रही थी। यानी 2 वर्ष पूर्व से ही एक तरह से योजना बनाई जा रही है, 2 वर्ष पूर्व से ही योजना बनाई जा रही है, जिसमें यह कहा गया था कि सड़कों के किनारे, यानी जो सड़कें थी, इनके किनारे अगर देखा जाए तो सराय बनाई गई थी, इनके किनारे वृक्ष लगाए गए थे ताकि धूप न लगे, इन सरायों में भोजन की व्यवस्था की गई थी, ठीक, और इसी तरह से और भी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी जिससे के द्वारा वहां जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। तो 2 साल पहले से अगर स्कीम बनाई जा रही है तो ये फिर स्वाभाविक सी बात है, दंडात्मक तो नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये भी देखिएगा कि उसने कई शिफ्ट में लोगों को भेजा, जैसा कि डॉक्टर के निजामी लिखते हैं, कहते हैं उसने सबसे पहले अपनी माँ मखदूम ए जहां बहुत सारे उलमाओं तथा अन्य उमराओं को भेजा। ये लोग वहां पहुंचे, रहने लगे, और इस तरह से अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग पीरियड तक, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि दिल्ली राजधानी थी ही नहीं। देखिए, थोड़ा सा यहां से अब हम लोग अपनी बातों को समझना प्रारंभ करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में मामला क्या था। दरअसल इन तमाम दृष्टिकोणों से अगर हम चर्चा करें और कुछ अन्य बातों को लें तो कुछ चीजें अद्भुत नजर आ रही हैं। आइए जरा देखा जाए। मैंने जैसा कि कहा है आपसे कि जो आधुनिक विद्वान हैं, आधुनिक विद्वानों में से, जैसा कि मैंने अभी कहा, डॉक्टर आगा मेहदी हुसैन, इनके नाम कई तरीके से भी लिखे जाते हैं। मेहंदी आगा हुसैन भी लिखा जाता है इनको, और इन्होंने अपना एक रिसर्च वर्क किया था और उसी रिसर्च वर्क को इन्होंने एक बुक के रूप में पब्लिश करवाया। इस बुक का नाम है राइज एंड फॉल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो चूंकि ये इनका रिसर्च वर्क है तो नेचुरल सी बात है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ समेटने का प्रयास किया है और एक नवीन तरीके से दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे मुद्दे या फिर ऐसे रिसर्च वर्क हुए जो आगे चल कर के किताबों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए।
और तमाम विद्वानों ने अलग अलग रिसर्च किए हैं। जैसे अगर आप देखें तो दिल्ली के सुल्तनत में अगर देखा जाए तो के एस लाल यानी किशोरी शरण लाल ने खिलजियों पर रिसर्च किया था और वही आगे चल करके उनकी पुस्तक बन गई। तो द बेस्ट रिसर्च वर्क इन द खलजीज वो किशोरी लाल के द्वारा किया गया। इसी तरह से ये आगा मेहदी हुसैन साहब का रिसर्च वर्क है। या फिर इसी तरह से अगर हम बात करें कि जैसे हुमायूं की हम चर्चा करते हैं तो ईश्वरी प्रसाद ने बेहतरीन रिसर्च वर्क किया, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अकबर पर रिसर्च किया, सबके अलग अलग रिसर्च वर्क है। प्रोफेसर राधे श्याम ने औरंगजेब पर रिसर्च वर्क किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिसर्च वर्क थे यही आगे चल करके एक तरह से कहा जाए इनकी पुस्तकों के रूप में आए। जैसे कि अगर हम पूरे मुगल काल को लें तो आर.पी. त्रिपाठी साहब की एक का रिसर्च वर्क है राइज एंड फॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी। ये उनका रिसर्च वर्क था जो एक किताब के तौर पर मध्यकालीन किताब के तौर पर हम लोगों के सामने अवेलेबल है आज की डेट में। तो खैर बात करते हैं आगे। तो इस आगा मेहदी हुसैन ने अपनी इस रिसर्च वर्क में जो बुक भी है इसमें उन्होंने इन तमाम बातों को प्रूव करने का प्रयास किया है कि वास्तव में कभी ऐसा था ही नहीं कि दिल्ली वीरान हो गई हो, कभी ऐसा था ही नहीं कि दिल्ली कभी राजधानी नहीं रही हो। आइए हम उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करते हैं। यानी जो पहला तथ्य था कि राजधानी कभी दिल्ली थी ही नहीं, उसी को हम क्या करने जा रहे हैं, अब उसी का एक तरह से कंट्राडिक्शन करने जा रहे हैं, यानी उसको एक तरह से निगलेक्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा जरा, आगा मेहदी हुसैन ने कई तथ्य पेश किए। जैसे पहला क्या है, पहला जब हम बरनी की बातों को करते हैं, ठीक, यानी हम दूसरा पक्ष ले रहे हैं और दूसरे पक्ष में अब हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि रियलिटी क्या। बरनी की बात करते हैं, इब्न बतूता की बात करते हैं, आप स्वयं देखिएगा। देखिए बरनी लिखता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को वीरान करने का फैसला किया और सबको कह दिया कि चले जाओ दिल्ली छोड़ करके, तो कहते हैं कि लास्ट में उसने देखा कि एक कुत्ता और बिल्ली के अलावा दिल्ली में कोई नहीं बचा है। ये बरनी साहब लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब उसने देखा कि एक कुत्ता और बिल्ली के अलावा कोई नहीं बचा है दिल्ली में, तो उसने राहत की सांस लिया और तब जाकर के वो फिर नीचे उतरा। अब अगर हम इब्न बतूता साहब की बात करें तो इनका वर्णन क्या है, हास्यास्पद है, जरा सुनिएगा जरा। इब्न बतूता लिखता है, कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सारे लोगों को आदेश दिया कि सब लोग खाली कर दो। उसने आदेश दिया, वो स्वयं एक तरह से कहा जाए काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ करके गया। जब उसने देखा कि न तो कोई धुआं दिखाई दे रहा है न कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसने राहत की सांस लिया। आगे चलकर इब्न बतूता लिखते हैं और कहते हैं कि दरअसल उसने अपने सिपाहियों को कहा कि जाओ देखो दिल्ली में कोई बचा तो नहीं है। तो जब उसके सिपाही गए तो ढूंढ करके 2 लोगों को लेकर के आए। कहा कि साहब हमें 2 लोग मिले। क्या? एक अपाहिज यानी लंगड़ा व्यक्ति जो चल नहीं सकता था, और एक बुजुर्ग बीमार व्यक्ति जो चल पाने में सक्षम नहीं था। तो कहते हैं कि जब इन 2 लोगों को देखा गया तो इब्न बतूता लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि इनको भी दौलताबाद भेजा जाए। तो अब जरा इनका वर्णन देखिएगा इब्न बतूता का, आपको खुद समझ में आएगा कि वर्णन कितना अतिशयोक्तिपूर्ण भरा हुआ है। बीमार व्यक्ति को कहते हैं किसी तरह घसीट कर वहां पहुंचाया गया। अब जरा इस शख्स के विषय में सुन लीजिए क्या कहता है। लिखता है इब्न बतूता कि इस लंगड़े व्यक्ति को पत्थर फेंकने वाले एक यंत्र से, जिसको मांगनीक उस समय कहा जाता था, पत्थर फेंकने वाले यंत्र में भर करके उसको फेंका गया दिल्ली से। और दोस्तों इसे कहां से फेंका जा रहा है? इसे दिल्ली से फेंका गया और ये कहां पहुंचा? दौलताबाद पहुंचा। ऐसा इब्न बतूता लिख रहा है। मतलब आप इमेजिन करिए कि जैसे आपने देखा होगा अगर बाहुबली फिल्म, उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक जब जो विरोधी उनका होता है कालने में, उनसे लड़ने के लिए जब जाते हैं तो उनके पास जो औजार होता है उसमें पत्थर एक में भरा जाता है, पत्थर फेंका जाता है। अगर आपने ध्यान दिया वही मांगनिक है, ये यंत्र हुआ करता था उस समय। तो अब आप एक बात बताइए कि इब्न बतूता का क्या ये वर्णन आपको सत्य प्रतीत होता है कि दिल्ली से किसी को भरा गया और दौलताबाद फेंक दिया गया?
मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा। अच्छा, जरा दूसरा कंट्राडिक्शन देखिए। इब्न बतूता की ही बातों में कंट्राडिक्शन है। ये वही इब्न बतूता है जो 1334 मार्च में दिल्ली के दरबार में हाजिर हुआ था, जिसके विषय में मैंने शुरू में ही चर्चा किया था। और जब मार्च 1334 में ये दिल्ली के दरबार में हाजिर हुआ तो दिल्ली के दरबार की विशेषताओं को बताता है। वो बताता है कि दिल्ली का दरबार शानदार है, सूफियों, कलाकारों, उलमाओं, विद्वानों से भरा हुआ दरबार है और इतना सुसज्जित है और इतना शानदार बना हुआ है कि जब इसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखर रहा है। तो अब एक बात बताइए, आपने अभी देखा था कि राजधानी, ये कहते क्या है कि 1327 से लेकर 1335 और 37 तक राजधानी थी ही नहीं। तो अगर इस दौरान राजधानी दिल्ली है ही नहीं तो अचानक ये दिल्ली इतनी ग्लैमरस कैसे हो गई, जिसके विषय में इब्न बतूता वर्णन दे रहा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि या तो इब्न बतूता का यह कहना गलत है कि दिल्ली राजधानी, दिल्ली से कह दिया गया कि चले जाओ दौलताबाद, या तो यह गलत है और या तो फिर यह गलत है। तो आप समझिएगा कि कंट्राडिक्शन ऐसा लग रहा है कि कंट्राडिक्शन मोहम्मद बिन तुगलक में नहीं, बल्कि कंट्राडिक्शन इतिहासकारों के इतिहास लेखन में था। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि इब्न बतूता को पहले काजी का पद दिया गया था। जब काजी के पद से उसे हटाया गया तो वहां से उसकी लेखनी मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में बदल जाती है। यानी वो एक तरह से कहा जाए जो देश और काल का प्रभाव होता है वो उसकी लेखनी पर स्वाभाविक तौर पर आ जाता है। तो एक तरह से यहां पर कंट्राडिक्शन इब्न बतूता में दिखाई दे रहा, न कि मोहम्मद बिन तुगलक में। अच्छा, अब आइए बात करते हैं बर्नी की। बर्नी के विषय में मैंने आपको बताया था कि बर्नी ने भी बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को पेश किया, क्योंकि बर्नी जो एक काजी उल कुजात यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे पद पर रहा हो और जब उससे सब कुछ छीन लिया गया, उसके पोस्ट से हटा दिया गया हो, वो एक एक दाने के लिए भटक रहा हो, तो ऐसा बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में क्या लिखेगा? इसके पीछे वजह भी है। एक्चुअल में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बर्नी की एक रचना फतवा एहजादारी से बर्नी का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। बर्नी एक्चुअल में एक कट्टर उलमा वर्ग का व्यक्ति था और आपने तमाम योजनाएं देखी है मोहम्मद बिन तुगलक की कि वो होली मनाता है, वो गौमठ का एक तरह से स्थापना करवा रहा है, गायों का दान करवा रहा है, जैन मंदिरों में जा रहा है। ये बातें बर्नी को अच्छी नहीं लग रही। बर्नी ने कई बार ऐसा प्रयोग भी किया कि उसके माध्यम से बर्नी ने ऐसा कई बार प्रयास किया जिसके माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक को उसने शरीयत के आधार पर कंट्रोल करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उसने स्वयं कई बार कहा कि सुल्तान आप ठीक नहीं कर रहे हैं, और सुल्तान के विषय में बता चुका हूँ, शरीयत उसे पता है, कुरान पता है, और वो स्वयं क्वेश्चन करने लगता था कि बताओ कैसे मैं गलत हूँ। तो यहाँ पर बर्नी का जो आधार है वो भी कहीं ना कहीं से उसके लेखन में भी वस्तुनिष्ठता का नेचुरल तौर पर अभाव दिखाई देता है। आइए अगली बात करते हैं। जहाँ तक प्रश्न ये उठता है कि बर्नी ने ऐसा लिखा, इब्न बतूता ने ऐसा लिखा, लेकिन जैसा कि आगा मेहदी हुसैन ने आधुनिक साक्ष्यों के माध्यम से चीज़ों को पेश किया है और इस बात को बताने का प्रयास किया है कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि दिल्ली राजधानी न रही हो, इस बात पर हम लोग गौर करते हैं। देखिए जरा, कैपिटल ट्रांसफर ये किस दौरान है? ड्यूरेशन 1327 टू 1335 टू 37। एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ रहा है। तो इस दौरान कुछ चीजें आगा मेहदी हुसैन साहब को मिली। क्या मिली हैं और किस आधार पर उन्होंने बातें प्रूव करने का प्रयास किया है, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो सिक्के मिले हैं। सिक्के कहां से मिले हैं? सिक्के मिले हैं दोनों जगहों से, यानी सिक्के दिल्ली से भी मिले हैं और सिक्के दौलताबाद से भी मिले हैं। दिल्ली से प्राप्त और दौलताबाद से प्राप्त सिक्कों में सीधे लिखा हुआ है, दिल्ली में लिखा हुआ तख्तगाहे दिल्ली, तख्तगाहे दिल्ली लिखा हुआ है। इसमें इन सिक्कों पर नेचुरल सी बात है समय लिखा हुआ है, टकसाल का
नाम लिखा हुआ है, राजा का नाम लिखा हुआ है मोहम्मद बिन साम बिन तुगलक, ये तमाम बातें लिखी गई। दिल्ली से जो प्राप्त सिक्के हैं उनका जो ड्यूरेशन है वो 1327 से 29 के मध्य के सिक्के मिले, और इसी समय के दौलताबाद के भी सिक्के मिले। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर दिल्ली वीरान हो गई थी, समझिएगा इस पॉइंट को, कि अगर दिल्ली वीरान हो गई थी तो फिर उस समय यहां के टकसाल से छापे गए सिक्के जिनमें स्पष्ट तौर पर समय अंकित है वो हमें कैसे मिल रहे हैं। नेल्सन राइट जो एक बहुत बड़े मुद्रा शास्त्री हैं, उन्होंने इन सिक्कों को प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर दिल्ली वीरान थी, कुत्ता बिल्ली के सिवाय कोई नहीं था, तो फिर इस दिल्ली से इस दौरान जिस समय दिल्ली वीरान थी उस समय के सिक्के कैसे मिलते हैं। तो अपने आप में एक कंट्राडिक्शनरी क्वेश्चन जनरेट होता है और क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि क्या वास्तव में अगर दिल्ली वीरान थी तो ये सिक्के कैसे मिले। चलिए दूसरी मैं बात करता हूं जो आगा मेहंदी हुसैन ने सामने रखा है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा था कि इंद्रप्रस्थ से, इंद्रप्रस्थ आज की डेट में इंद्रप्रस्थ एक मेट्रो स्टेशन है, पूरा एक तरह से कहा जाए यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी, साथ में बस्ती तो है ही, तो इसका अपना एक अलग ऐतिहासिक महत्व रहा है। तो इंद्रप्रस्थ से, और दूसरा कहाँ से, मेहरौली से। मेहरौली से यहां से दोनों स्थानों से कुएं मिले हैं, कुएं मिले हैं। अच्छा देखिए, पहले के ज़माने में जब कुएं खोदे जाते थे, अगर आप लोगों ने देखा हो, आप में से बहुत सारे लोग गांव के होंगे, आज भी बहुत सारे कुएं मिल जाते हैं। तो उन कुओं में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक पत्थर इस तरह से गड़ा होता था अंदर, कई बार बाहर भी होता था, और उस पत्थर में अंदर लिखा जाता था कुछ। जैसे अगर रिसेंटली आप कुओं को देखें तो जो हिंदू परंपरा है उसके हिसाब से लिखे जाते थे, श्री श्री 1008 श्री, इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे कुएं खुदवाए। बट यहाँ पर भी लगभग ऐसे लिखा गया है पर्शियन लैंग्वेज में। तो यहाँ से जो कुएं प्राप्त हुए हैं, पहली बात इन कुओं से हमें क्या मिल रहा है, समय मिल रहा है, किस समय के ये कुएं हैं। दूसरा, खुदवाने वाले का नाम मिल रहा है, खुदवाने वाले का नाम मिल रहा है, और इसमें सीधे लिखा हुआ मोहम्मद बिन साम बिन तुगलक। इसमें उद्देश्य लिखा गया है, उद्देश्य क्यों है, और उद्देश्य इसमें लिखा गया है जन कल्याण, यानी लोगों के पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए। अब अगर इन कुओं का जो समय इसमें लिखा गया है, ये समय भी दोस्तों अगर देखा जाए तो वही है, यानी 1329 और 33 के मध्य का है। तो क्वेश्चन फिर से एक बार खड़ा हो जाता है कि अगर दिल्ली वीरान थी, दिल्ली में कुत्ता और बिल्ली के अलावा कोई नहीं था, लंगड़े और बीमार को भी फेंक दिया गया था, बाहर कर दिया गया था, तो ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक सी बात है ये कुएं उस समय के कैसे हैं जिस समय दिल्ली वीरान थी। उस समय यानी 1329 और 33 के मध्य जो कुएं प्राप्त होते हैं, ये अपने आप में इतिहासकारों के इतिहास लेखन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से अपने आप में क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। स्वयं इब्न बतूता की बातों में कंट्राडिक्शन, दिल्ली से और दौलताबाद दोनों स्थानों से सिक्कों का प्राप्त होना, इंद्रप्रस्थ और मेहरौली से कुओं का प्राप्त होना, या फिर और भी तमाम ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा कहीं ना कहीं अपने आप में क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि क्या इतिहासकारों ने इतिहास को सही तरीके से नहीं लिखा, क्या वो अपनी व्यक्तिगत एक तरह से कहा जाए जो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति भावना थी उससे मुक्त नहीं हो पाए, और वस्तुनिष्ठता का अभाव उनके इतिहास लेखन में नहीं आ पाया। ये अपने आप में एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर फाइनल डिसीजन क्या है। तो समझिएगा, अगर हम इस राजधानी परिवर्तन के संदर्भ में समझें तो जैसा कि आगा मेहंदी हुसैन लिखते हैं और जैसा कि डॉक्टर के निज़ामी साहब कहते हैं, दोनों ने कहा है, डॉक्टर के निज़ामी और आगा मेहंदी हुसैन साहब,
इन दोनों ने कहा है, क्या कहा है कि दिल्ली कभी राजधानी न रही हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में यह दिल्ली ट्रांसफर नहीं था, यानी राजधानी का परिवर्तन नहीं था। अगर हम ये कहें कि यह राजधानी का परिवर्तन था, राजधानी का परिवर्तन था, तो नेचुरल सी बात है क्या है, ये गलत है। वास्तव में था क्या फिर ये था द्वितीय राजधानी का निर्माण। द्वितीय राजधानी का निर्माण था, की स्थापना थी, या निर्माण या फिर स्थापना थी। अर्थात दिल्ली हमेशा राजधानी बनी रहेगी, लेकिन चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, उसके राज्य में साम्राज्य में 23 राज्य थे और तमिलनाडु तक का संपूर्ण क्षेत्र उसके डायरेक्ट कब्जे में था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को लगने लगा था कि वास्तव में एक राजधानी और होनी चाहिए, और इसीलिए उसने दिल्ली को अपनी प्राथमिक राजधानी तो रखा ही, दौलताबाद को द्वितीय राजधानी के तौर पर कन्वर्ट किया। और इसलिए ये कहना कि राजधानी परिवर्तन हुआ गलत है, वास्तव में द्वितीय राजधानी का निर्माण हुआ था। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं, कई ऐसे काल हुए हैं जिनमें 2 राजधानियों के उदाहरण हमें मिलते हैं। आप अगर गुप्त पीरियड में यानी एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जहां पाटलिपुत्र उसकी राजधानी हुआ करती थी, वहीं दूसरी तरफ उसने अपनी एक दूसरी राजधानी भी डेवलप किया था जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में थी, जहां पर नवरत्न रहते थे। इसी तरह से अगर हम दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल पीरियड में आए तो मुगलों के समय में आप देखिए, जहां आगरा राजधानी हुआ करती थी वहीं फतेहपुर सीकरी भी हुआ करती थी, जहां आगरा राजधानी थी वहीं दिल्ली भी हुआ करती थी। इसी प्रकार से अगर हम अंग्रेज़ों के दौर में आए तो अंग्रेज़ों के समय में भी अगर देखें तो जहां एक और कलकत्ता और बाद में दिल्ली राजधानियां हुई, तो वहीं शिमला भी उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में ये द्वितीय राजधानी का निर्माण था, की स्थापना थी। शायद इसे सही तरीके से व्याख्यायित नहीं किया गया, पेश नहीं किया गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वास्तव में क्या मोहम्मद बिन तुगलक को सही तरीके से नहीं आंका गया? नेचुरल सी बात है, चाहे वो ईसामी हो, चाहे बर्नी हो, चाहे फिर वो एक तरह से कहा जाए इब्न बतूता हो, कहीं ना कहीं इनके व्यक्तिगत प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया था कि बर्नी को चूंकि उसने पद से हटाया इसलिए उसकी कलम में परिवर्तन आया, ईसामी के बाबा की डेथ हुई और जाकर के फिर बहमनियों के यहाँ संरक्षण लिया, इसलिए भी परिवर्तन आया, और इब्न बतूता के विषय में जैसा कि मैंने बताया उसे जेल में डाला गया, इसलिए भी उसकी लेखनी में परिवर्तन आया। तो इसलिए ये कहना कि मोहम्मद बिन तुगलक वास्तव में उसकी सारी योजनाएं असफल थीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उसकी योजनाओं को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। अगर हम देखें उसके दोआब में कर वृद्धि की बात करें तो दोआब में कर वृद्धि भी एक तरह से आनुपातिक कर प्रणाली का एक बेहतरीन उदाहरण है जो वर्तमान में भारतीय सरकार जिस पर अमल करती है। सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी आज भी हम यूज़ करते हैं, और इसी तरह से खुरासान अभियान यानी आज की डेट में जो भारतीय सरकार की अफ़गानिस्तान की नीति है वो उसी का एक प्रारंभिक रूप था, जिसमें अफ़गानिस्तान में ऐसे शासकों की नियुक्ति वो करना चाहता था जो भारत के प्रति एक सकारात्मक रुख रखते हों और मध्यकालीन जो भारतीय या दिल्ली सुल्तनत है उसे मध्यकालीन आक्रमणकारियों से बचाया जा सके। कराची अभियान की जहाँ तक बात है तो पहला ऐसा शख्स जिसने चाइना के साथ बाउंड्री लाइन को तय करने का फैसला लिया था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ये सच है कि उसकी सारी योजनाएं सफल नहीं हो पाईं, लेकिन ये भी सच है कि उसे कई बार मोड़ तोड़ करके पेश किया गया, और इसलिए ये कहना कि वो एक असफल व्यक्ति था ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जब भी हम इतिहास को पढ़ें तो तत्कालीन स्रोतों का सही तरीके से अध्ययन करें और उनके जो एक लेखनी है या फिर जो उनका लेखन है उनको तर्क के द्वारा, विश्लेषणात्मक क्षमता के द्वारा एक नवीन तथ्य पेश करने का प्रयास करें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में या फिर अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे एक नए व्यक्तित्व पर या फिर एक नए तथ्य पर। तो तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।